7 टॉपिक और आपका पूरा पेपर कवर। डी फार्मा का सेकेंड ईयर का ये पेपर है, फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस। फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस, इसमें कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ना है जिससे आपका इसी में से पूरा पेपर आने वाला है। कॉन्सेप्ट ऑफ फार्मेसी, हेल्थ केयर सिस्टम, इथिक्स ऑफ फार्मेसी, फार्मेसी एक्ट 1948, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट्स 1940, ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टीजमेंट एक्ट 1954, नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट 1985। ये 7 टॉपिक आपको पढ़ना है और इन्हीं 7 टॉपिक से आपका पूरा पेपर बनने वाला है। इसी 7 टॉपिक के इर्द गिर्द ही आपका पूरा सवाल जो है पेपर के वो घूमने वाले हैं। लेकिन ये डिस्कशन शुरू करने से पहले मैं आपको एक्ट के बारे में बता दूं कि एक्ट क्या होता है, क्योंकि एक्ट ही इसमें सब पढ़ना है। एक्ट के बारे में लिखा हुआ है। एक्ट वो चीज़ होती है जब प्रेसिडेंट उस पर अपने साइन कर देता है। उससे पहले जैसे अगर वो लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है या राज्यसभा में इंट्रोड्यूस होता है या किसी राज्य की विधायिका द्वारा वो बनाया जाता है, उससे पहले वो क्या होता है, वो बिल होता है। जैसे कि ये फार्मेसी एक्ट है, जब ये लोकसभा में या राज्यसभा में इसका बिल आया होगा, इसका मसौदा, इसका ड्राफ्ट आया होगा, तो इसे बिल कहते होंगे, फार्मेसी बिल। लेकिन जब इस पर प्रेसिडेंट अपने साइन कर देता है तभी ही ये एक्ट बनता है। कोई भी चीज़ है उससे पहले वो बिल रहता है, उसके बाद में एक्ट बनता है। फिर एक्ट में रूल्स लिखे रहते हैं। एक्ट के जो रूल होते हैं उसमें एक्ट एक कानून होता है, फिर उसके अकॉर्डिंग रूल्स बनते हैं कि ये रूल्स होना चाहिए। पार्लियामेंट, यहाँ पे पार्लियामेंट को समझना, पार्लियामेंट राज्यसभा, लोकसभा और प्रेसिडेंट से मिलके बनती है। प्रेसिडेंट इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। राज्यसभा, लोकसभा और प्रेसिडेंट, राज्यसभा लोकसभा बिल पास करते हैं, उसके बाद में राष्ट्रपति उस पर अपनी असेंट देता है, अपने साइन करते हैं, तभी वो जो है एक्ट बनता है। इसमें सबसे पहले आप देखें कॉन्सेप्ट ऑफ फार्मेसी। कॉन्सेप्ट ऑफ फार्मेसी ये 1948 में आया। उससे पहले जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, उससे पहले इतनी इंजरीज हुई, इतने कैजुअलिटी हुई कि कोई भी डॉक्टर कोई भी मुंह उठा के ऐसे ही बन जाता था। कोई भी फार्मेसी, कोई भी इंजेक्शन दे रहा है, कोई भी पट्टी कर रहा है, कोई भी कुछ, मतलब कोई रेगुलेशन नहीं था। इससे क्या हुआ, मेल प्रैक्टिस होने लगी। बहुत लोग जो कुछ भी नहीं जानते थे वो भी फार्मासिस्ट और वो भी वैद और वो भी क्या नाम डॉक्टर बनना स्टार्ट कर दिए। लेकिन जब 1948 जब हमारा ड्राफ्ट 47 के बाद देश आज़ाद हो गया, 1948 में ड्राफ्ट बना कि किस तरीके से फार्मेसी जो प्रोफेशन है किस तरीके से रेगुलेट किया जाए, उसे किस तरीके से अपने रेगुलेशन में लेके आया जाए। तो कॉन्सेप्ट ऑफ फार्मेसी वहीं से जनरेट होता है कि किस तरीके से लोग अपना पेशे को डेवलप कर लेते हैं और फिर उसके बाद में किस तरीके से मेल प्रैक्टिस होती है कि कोई भी फार्मासिस्ट या कोई भी डॉक्टर बन जाता है। हेल्थ केयर सिस्टम दूसरा टॉपिक है इसमें, हेल्थ केयर सिस्टम। हेल्थ केयर सिस्टम क्या है कि इंडिया का हेल्थ केयर सिस्टम कैसा है। जैसे कि अभी रिसेंटली में 2019 में कोविड-19 कोरोना वायरस आया, लेकिन हमारा हेल्थ केयर सिस्टम इतना लूज था कि हमारे पास हॉस्पिटल में बेड नहीं थे लोगों को भर्ती करने के लिए, हमारे पास ऑक्सीजन का सिलेंडर नहीं थे, हमारे पास प्रॉपर डॉक्टर नहीं थे, डॉक्टर की कमी थी। तो हमारा हेल्थ केयर सिस्टम कैसा है, थोड़ा अकॉर्डिंग टू जो वेल डेवलप कंट्री है जैसे कि चाइना, यूएसए, जापान, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, इनके अकॉर्डिंग हमारा हेल्थ केयर सिस्टम कितना लूज है आप बहुत अच्छे से जानते हैं। जैसे चाइना ने कोरोना वायरस में 1000 बेड का 3 से 4 दिन में मल्टी हॉस्पिटल बना लिया था। अपना हेल्थ केयर सिस्टम ऐसा है कि यहाँ पे डॉक्टर, जो WHO की रिकमेंडेशन है कि डॉक्टर 1000 पेशेंट पे 1 डॉक्टर होना चाहिए, तो अभी रिसेंटली में अचीव करने ही वाली है हमारी भारत सरकार। डॉक्टर की यहाँ पे कमी है। हॉस्पिटल आप देखेंगे तो हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो है प्राइमरी हेल्थ केयर होता है, फिर जो उच्च प्राथमिक हेल्थ केयर होता है वो अभी गाँवों में या फिर और जो बड़े शहर हैं वहाँ पे इतना अच्छा और इतनी वेल तरीके से डेवलप नहीं है, क्योंकि कुछ ही जो जगह है वहाँ पे पूरे इंडिया के तो लोग आ नहीं सकते एक जगह इलाज कराने, क्योंकि ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी नहीं है और फिर लोगों को आने जाने में प्रॉब्लम होती है। तो हेल्थ केयर सिस्टम इंडिया का कैसा है ये आप भी बहुत अच्छे से। इथिक्स ऑफ फार्मेसी, आप फार्मेसी कर रहे हैं, आपने फार्मेसी का डिप्लोमा ले लिया, फार्मासिस्ट बन गए, लेकिन इथिक्स, आप किसी कंपनी में दवा बनाने जाएंगे तो आप ऐसा नहीं कि दवा का जो फॉर्मूला आपने वहाँ बनाना सीखा उसके बाद में आपने कहीं जाके रिवील कर दिया, या आपने दूसरी जगह जाके पॉइजन बना दिया, आपने दूसरी जगह उसका फॉर्मूला बता दिया। तो आपको इंटीग्रिटी मेंटेन करना है, आपको लॉयल रहना है, आपको लॉयल्टी मेंटेन करना है। ऐसा नहीं है कि आप ऐसा करें कि आप जो दवा बनाना सीख रहे हैं, जितनी दवा बनाना सीखी आप दूसरी जगह से उसके सब्सटेंस ला के और दवा को जो है उसकी जो है प्राइवेसी को एक्सपोज कर रहे हैं। हाँ, प्राइवेसी का मामला, यानी कि आपको लॉयल रहना है, ईमानदार रहना है किसके प्रति, फार्मेसी जो कम्युनिटी है, फार्मेसी की जो जितनी भी कंपनी है उनके। फार्मेसी एक्ट 1940 बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है ये।
बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्ट है। इसके बाद में ही फार्मेसी का रेगुलेशन स्टार्ट हुआ इंडिया में। ये एक्ट फार्मेसी के तमाम जितनी भी चीज़ें हैं, कैसा कॉलेज होगा, कैसा सिलेबस होगा, कैसा फार्मेसी का रजिस्ट्रेशन होगा, मेडिकल कैसे होंगे, ये सब इस एक्ट में लिखा हुआ है। इस एक्ट में हम पढ़ते हैं फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, पीसीआई, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, स्टेट पीसीआई, स्टेट फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, ये सेंट्रल की है और ये स्टेट की है। दो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, ये फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया क्या करता है, पूरा रेगुलेशन देखता है कि ये एक्ट के तहत ही पूरा जो है फार्मेसी का सिस्टम चल रहा है। अब फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के मेंबर होते हैं, इसमें कितने तरीके के मेंबर होते हैं, इसमें 3 तरीके के मेंबर होते हैं। एक तो होता है इलेक्टेड, नॉमिनेटेड और एक्स ऑफिसियो। एक्स ऑफिसियो का मतलब क्या होता है, ये बहुत अच्छी टर्म है। एक्स ऑफिसियो का मतलब होता है कि आप किसी पद पे ऑलरेडी हैं और आपको एडिशनल चार्ज दे दिया गया है किसी पद का। जैसे कि जो उपराष्ट्रपति होता है वो एक्स ऑफिसियो चेयरमैन भी होता है, किसका, राज्यसभा का। जैसे आप माना कि आप सचिव हैं, किसी ग्राम पंचायत के सचिव हैं और आपको सचिव के साथ साथ ही क्या दे दिया गया है, वीडियो का पद दे, तो आप उसके एक्स ऑफिसियो क्या रहेंगे, पदभारी रहेंगे। तो एक्स ऑफिसियो का मतलब होता है आपके ऑलरेडी एक पद है और उसके अलावा आपको एडिशनल दे दिया गया है कि इसे भी संभालो, इसे भी देखभाल करो इसकी। तो इलेक्टेड मेंबर, नॉमिनेटेड मेंबर और एक्स ऑफिसियो। इलेक्टेड मेंबर कौन कौन से होते हैं, 6 इलेक्टेड मेंबर, 6 इलेक्टेड मेंबर, 6 इलेक्टेड मेंबर होते हैं जो यूजीसी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। उनमें से कितने होते हैं, उनमें से कम से कम 4 ऐसे मेंबर होना चाहिए जिनके पास फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री और फार्मेसी की डिग्री और इनके बारे में नॉलेज हो। और एक रहेगा अपना मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से और एक स्टेट काउंसिल ऑफ इंडिया से। तो इलेक्टेड मेंबर कितने हो गए, 6 गवर्नमेंट के, एक मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से और एक स्टेट काउंसिल ऑफ इंडिया। तो टोटल मिला के कितने हो गए, 8। नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं 6 नॉमिनेटेड मेंबर, नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट जो नॉमिनेटेड करती है वो होते हैं। फिर एक मेंबर नॉमिनेटेड करता है कौन, एक मेंबर नॉमिनेटेड करता है हर स्टेट, जितनी भी स्टेट हैं वो अपने तरफ से एक मेंबर नॉमिनेटेड करते हैं। जितनी भी 29 स्टेट हैं तो 29 स्टेट में नॉमिनेटेड करेंगे। और एक मेंबर नॉमिनेटेड करता है यूजीसी, AICTE कह लो उसे, AICTE ये और यूजीसी। तो 29 स्टेट हैं तो 29 और 1, यानी कि 6 मेंबर, 29 और 1। एक्स ऑफिसियो मेंबर कौन कौन से होते हैं, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया एक्स ऑफिसियो मेंबर वो होते हैं, एक तो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, एक डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस, एक डायरेक्टर जनरल ऑफ सेंट्रल लेबोरेटरी, यानी कि 3 तो एक्स ऑफिसियो मेंबर हो गए। कौन कौन से, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, डायरेक्टर जनरल ऑफ सेंट्रल लेबोरेटरी, डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस। तो ये 5 हो गए, नॉमिनेटेड मेंबर भी हो गए और आपके ये एक्स ऑफिसियो मेंबर भी हो गए। और इसमें अब आप फार्मेसी आपने कर लिया, फार्मेसी करने के बाद में आपको डिप्लोमा पूरा हो गया, आपको रजिस्ट्रेशन की जरूरत पड़ेगी कि आपको फार्मासिस्ट एज ए रजिस्टर कर लिया जाए। तो रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस भी ये देखता है। सेक्शन, इस एक्ट का सेक्शन 31 एक्ट है, इस एक्ट का सेक्शन 31 ये कहता है कि फार्मासिस्ट जो रजिस्टर होगा तो उसके पास मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या हो, उसके पास फार्मेसी की डिप्लोमा हो, उसके पास जो उसकी क्राइटेरिया है कि वो 18 ईयर का हो चुका हो, 18 साल उसकी उम्र पूरी हो चुकी हो, भारत का नागरिक हो, ये सब इसमें सेक्शन 31 में लिखा हुआ है। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ये कौन से कॉन्स्टिट्यूट होती है, सेक्शन 3 से। इस एक्ट का सेक्शन 3 ये बताता है कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया होगी और ये पूरे फार्मेसी को रेगुलेट करेगी। फिर इसकी एक होती है एग्जीक्यूटिव कमेटी, इसी एक्ट की होती है क्या, एग्जीक्यूटिव कमेटी। एग्जीक्यूटिव कमेटी इतने लोग हैं, कितने हो गए, 8 तो ये हो गए, 6 29 36 ये और 3 ये 36 39 और 8 47। तो 47 लोगों में से चुना जाता है कि एग्जीक्यूटिव कमेटी जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं और
5 मेंबर होते हैं। ये लोग क्या करते हैं, ये लोग पूरा फंक्शनिंग देखते हैं। जैसे एग्जीक्यूटिव कमेटी है, एग्जीक्यूटिव कमेटी इन लोगों को 47 के 47 नहीं पूरा प्रोफाइज करते हैं, इन 47 के अंदर भी चुनाव होता है कि प्रेसिडेंट कौन बनेगा हम 47 में से, वाइस प्रेसिडेंट कौन बनेगा और एग्जीक्यूटिव कमेटी का मेंबर कौन बनेगा। जैसे फार्मेसी का आपको कॉलेज खोलना है, फार्मेसी का आपको कॉलेज खोलना है तो आपको फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के जो रूल्स एंड रेगुलेशन और जो उसके मेजरमेंट हैं, जो उसके मानक हैं, उसके हिसाब से आपको देखना पड़ेगा। सिलेबस कैसा होगा, मेंटेनेंस कैसी होगी, ये सब फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ही देखती है। इसमें फिर तीसरा ये 1 2 3 4 5, पांचवा है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट्स। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट्स, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट्स क्या करता है कि जितनी भी दवा कंपनियों द्वारा बनाई जाती हैं उसका इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, मेंटेनेंस, सेल और डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होना है, कैसे होना है, ये तमाम चीज़ों को कौन किस एक्ट के तहत रेगुलेट होती हैं, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940, इस एक्ट के तहत ये रेगुलेट होती हैं। इसमें एक एडवाइजरी कमेटी होती है, एडवाइजरी कमेटी होती है, इसमें एडवाइजरी कमेटी होती है जिसमें के ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड DTAB, इसमें कौन सा बोर्ड होता है, DTAB, DTAB होता है और एक होता है DCC, DCC को कहते हैं ड्रग कंट्रोलर कमेटी, ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी, ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी होता है। इस एक्ट में सबसे ज्यादा अहम है शेड्यूल। शेड्यूल क्या होते हैं समझ लें, जब कोई भी एक्ट बनता है तो एक्ट में सेक्शन होते हैं। जैसे कि आप नोट्स बनाते हैं, नोट्स बनाते टाइम पॉइंट डालते हैं कि पॉइंट 1 2 3, ऐसे जब एक्ट बनता है तो उसमें पॉइंट डाले जाते हैं, उस पॉइंट को ही सेक्शन कहते हैं। फिर उसके बाद में उस सेक्शन को एक्सप्लेनेशन, उस सेक्शन की व्याख्या किसमें होती है, शेड्यूल में होती है। तो इसमें शेड्यूल, इस एक्ट में शेड्यूल बहुत ज़्यादा शेड्यूल हैं, शेड्यूल ए से लेके और एक्स तक, ए से लेके एक्स तक शेड्यूल है। शेड्यूल 1 बाई 1 आप शेड्यूल को पढ़ें, एक एक शेड्यूल के बारे में भी पूछा जाएगा, स्पेसिफिक शेड्यूल दे दिया जाएगा। जैसे कि शेड्यूल एच है, शेड्यूल एच में ये है कि जो प्रिस्क्राइब मेडिसिन है वो डायरेक्ट आप नहीं बेच सकते। जैसे ऐसा है कि आप डायरेक्ट किसी मेडिकल स्टोर वाले के पास चले गए, वो बोलेगा नहीं आप डॉक्टर से लिखवा के लाइए तभी आपको ये मेडिसिन प्रोवाइड होगी। तो इसका मतलब है कि शेड्यूल एच क्या करता है कि जो प्रिस्क्राइब डॉक्टर है उनके द्वारा लिखी थी दवा बेची जा सकती है। शेड्यूल ए में लाइसेंसिंग, जैसे कि मेडिकल हम दवा बेच रहे हैं तो दवा बेचने की शेड्यूल एक्ट में किस तरीके की दवा हो रही है, कंपनी दवा बनाती है तो कैसी लेबलिंग होगी, क्या होगी, शेड्यूल ए में ये लिखा गया है। शेड्यूल बी फीस कैसी होगी, फीस कितनी लगेगी, ये सब शेड्यूल बी में लिखा गया है। शेड्यूल एच है शायद, नहीं आई थिंक शेड्यूल एफ, सॉरी शेड्यूल एफ जो है वो ब्लड बैंक के बारे में, शेड्यूल एफ ब्लड बैंक के बारे में है। शेड्यूल एफ जो है, शेड्यूल एफ है ब्लड बैंक के बारे में, ब्लड बैंक का किस तरीके से लाइसेंसिंग होगी और ब्लड बैंक में किस तरीके से खून को स्टोरेज करेंगे, ये शेड्यूल एफ में लिखा गया है। तो इसी तरीके से कई शेड्यूल हैं। शेड्यूल जी में लिखा गया है कि हार्मोन्स के शेड्यूलिंग, और शेड्यूल एच जो है वो प्रैक्टिशनर, जितने भी प्रैक्टिशनर हैं किस तरीके से आप MBBS के लाइसेंस लेंगे, हम डॉक्टर हैं तो वो प्रैक्टिशनर के वहाँ पे ये देखा जाएगा। शेड्यूल F1 में वैक्सीन है, कितनी भी वैक्सीन को किस तरीके से स्टोरेज करा जाता है, तो ये शेड्यूल आप पढ़ के जाना है, ए से लेके एक्स तक। सी और C1 शेड्यूल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक लेबोरेटरी इसमें पढ़ी जाती है, लेबोरेटरी एक सेंट्रल लेबोरेटरी होती है, सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी, CDC जैसे बोलते हैं, ड्रग कंट्रोल लेबोरेटरी, और गवर्नमेंट के जितने भी एनालिस्ट हैं ये लेबोरेटरी होती है। इसमें एग्जीक्यूटिव कौन कौन से होते हैं, इसमें लाइसेंसिंग अथॉरिटी, काउंसलिंग, कंट्रोलिंग और ड्रग इंस्पेक्टर, ये सब इस एक्ट में लिखा है कि ड्रग को किस तरीके से, अगर किसी मेडिकल पे छापा मारना है या कुछ करना है तो ड्रग इंस्पेक्टर करते हैं। तो ये सब इस एक्ट में लिखा गया है, शेड्यूल और ड्रग को किस तरीके से इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और उसका स्टोरेज और उसकी सेल और डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब इस एक्ट में लिखा गया है, भर भर के लिखना। फिर है ड्रग एंड मैजिक रेमेडी ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टीजमेंट। इसका मतलब है कि कोई भी एड जो है वो ऐसे दवा के बारे में नहीं होगा जो विदाउट प्रिस्क्रिप्शन बाय द डॉक्टर। इट मीन्स कि जैसे आपने रिवाइटल का ऐड देखा होगा, रिवाइटल GOG भर के, तो वो आप डायरेक्ट मेडिकल स्टोर पर जाएं ले सकते हैं,
डिस्प्रिन आप ले सकते हैं, जो OTC दवा होती है वो ले सकते हैं। तो इनका एडवर्टाइजमेंट करके अगर ऐसा होगा कि एडवर्टाइज से ही अगर दवा बिकने लगे तो डॉक्टर तो फेल हो जाएंगे, डॉक्टर की तो नहीं चलेगी दुकान। तो जो जितने भी ये एडवर्टाइज हैं, तो इसमें जो OTC दवा होती हैं, OTC मतलब है कि वो दवा, वो मेडिसिन जो आप मेडिकल स्टोर से विदाउट प्रिस्क्रिप्शन के खरीद सकते हैं, किसी डॉक्टर से लिखवा के ले जाने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ से आप खरीद सकते हैं। नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट 1985, ये जो एक्ट है ये किस तरीके से अफीम को कैसे आपको देखना है, किस तरीके से जितने नशीले पदार्थ हैं, जैसे कि आप अब सपोज करो आपने देखा होगा कि गाँवों में या शहर में जहाँ खेती होती है वहाँ पे अफीम की भी खेती होती है, तो अफीम का लाइसेंस लेना पड़ता है। ऐसा तो नहीं अफीम हर कोई कर लेता है, अफीम का लाइसेंस लेना पड़ता है, अफीम की रेगुलेशन है, अफीम पे कितनी खेती पे आप अफीम कर सकते हो, पूरा इस एक्ट के तहत होता है। नारकोटिक एक्ट जितनी नशीले पदार्थ हैं जैसे चरस, गांजा, हीरोइन, ये मेडिसिन में भी यूज़ होती हैं, लेकिन ये मेडिसिनल पर्पज़ के लिए, ऐसा नहीं आप इसे 2 नंबर काम में इस्तेमाल कर रहे हैं और आप बेच रहे हैं, इसमें पनिश भी दिया जाता है। जैसे आप ड्रग या कुछ भी बेच रहे हैं तो उसमें पनिशमेंट भी है। साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस क्या होते हैं? साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस वो होते हैं जो हमारे माइंड को अनकंट्रोल कर देते हैं, जैसे कि अल्कोहलिक जितनी भी चीज़ें हैं, या फिर दवा में जो एक कैप्सूल आता है जिसे हम 81 शायद नशे का होता है, और क्रॉक्सीवन होता है, ये सब जो सब्सटेंस हैं वो साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस है, ये हमारे माइंड को डिस्टर्ब करते हैं और हमें पता नहीं रहता है, माइंड की कंट्रोल ही खो देते हैं। तो इस जितनी भी नशीली और जितनी भी ड्रग्स के नारकोटिक के रूल के तहत रेगुलेट होती हैं वो इस एक्ट के तहत रेगुलेट होती हैं 1985 के, जितना चरस, गांजा, जितनी अफीम की खेती है वो सब। तो आपको अच्छा लगा हो वीडियो को तो लाइक करें। थैंक यू, धन्यवाद।